प्रणाम। आयु केतु में आपका स्वागत है। मैं गीतांशु मल्होत्रा। कई सारे सवाल आप लोग मुझे लिखते हैं, मगर आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक आँख की पिक्चर, सिर्फ एक आँख की पिक्चर दूँ और पूछूँ कि ये सुंदर है या बदसूरत है, तो आप शायद आँख देख के थोड़ा बहुत बता पाएंगे। मान लो वो छोटी हो तो आप कहेंगे ये इतनी सुंदर नहीं है। मगर जैसे ही मैं उस आँख को एक चेहरे में फिट कर दूँ, उसकी खूबसूरती कई गुना निकल आएगी। वो जो छोटी आँख थी, वो उस चेहरे में अगर परफेक्टली फिट हो जाए तो वो कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। आपके बहुत से सवालों का जवाब ये है। जब आप लिखते हैं मेरे को कि मेरा ये ग्रह 2 डिग्री का है, कमज़ोर है, ये वाला 8वें घर में है, ये शायद खराब है, ये वाला कम्बस्ट है, ये खराब है, ये ग्रह डेबिलिटेड है या नीच है, ये खराब है, ये सारी बातें उस आँख की तरह हैं कि क्या एक ग्रह देख के आप बता सकते हैं कि हॉरोस्कोप में जान है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में ही बात करेंगे कि एक ग्रह की ताकत क्या होती है। अगर मेरे को समझना है कि मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रह या प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक है, तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ अपने आप। एक चीज तो श्योर है कि अगर आप सिंगुलरली उसको देखेंगे, अकेला अगर उसको देखेंगे, और अगर वो नीच का भी है और आप उसको अकेला देख के कहेंगे कि ये ग्रह कमजोर है, तो बात गलत हो जाएगी। ग्रहों को टोटलिटी में देखना जरूरी है। कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो शायद 2 डिग्री का भी है तो हो सकता है आपके लिए वो परफेक्ट हो, क्योंकि सारे सिनेरियो में बिल्कुल वो फिट बैठता। डिग्रियों से ना परेशान होना है। अगर बहुत ज्यादा है तो भी नहीं परेशान होना है, बहुत कम है तो भी नहीं परेशान होना है। डिग्री का मतलब सिर्फ इतना है कि एक प्लैनेट एक गति में चल रहा है, और वो जब मेरा जन्म हुआ था तो वो किस स्थान पे, किस गति पे चल रहा था। कई बार 0 डिग्री के प्लैनेट्स भी इतने बेहतरीन हो जाते हैं क्योंकि मेरी वेवलेंथ 0 डिग्री को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी है। कई बार आप हॉरोस्कोप में देखेंगे कि उच्च के ग्रह भी विफल हो जाते हैं। क्यों विफल हो जाते हैं उच्च के ग्रह? हो सकता है कि मेरे हॉरोस्कोप में इतनी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। मेरा जो ग्रह चित्र है, जो मेरा हॉरोस्कोप है, वो उस पावर में ऑसिलेट कर रहा है जो पावर मीडियम में चल रही है। इसका मतलब है सिंपल सा कि गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही, मगर एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। और मेरे पर्सनल हिसाब पे जिंदगी सबसे अच्छी वही बेहतर निकलती है जिसमें उतार चढ़ाव कम होते हैं, परेशानियां कम होती हैं। सिंपल जिंदगी इंसान की ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, बहुत से लोग लिखते हैं कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी तंगी हो रही है, मेरा बुध नीच का है। अब टेक्निकलिटीज में ना जाके, बुध एक इंटेलिजेंस का कारक है, वाक्पटुता, बात करने की एबिलिटी का कारक है। मेरी भाषा कैसी है, आवाज नहीं, उसमें कितनी जान है, कितनी अकल है, वो बुध बताता है। जब भी बुध पानी के एलिमेंट में आता है, वाटर के एलिमेंट में आता है, जो कि कैंसर में आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा और पाइशियस में आएगा, मैंने 4, 8, 12 में, जब इन साइंस में, इन राशियों में बुध आता है, तो बुध अपने आप में बहुत सी स्ट्रेंथ लेके आता है। वाक्पटुता, अकल, तरीका बात करने का, सलीका बात करने का, बिजनेस करने का, बातचीत करने का, लेक्चर देने का, ये सब तरीके आपको आते हैं धीरे धीरे। और लोग लिखते हैं कि मेरा बुध नीच का है, तो हो सकता है कमजोर हो। ऐसे ही दूसरी बात लिखते हैं, जब सूर्य नीच का है, जब सूर्य नीच का होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों की मत है कि सरकार से प्रॉब्लम होगी, फादर से कोई रिलेशनशिप में इश्यूज हो जाएंगे। ये 10% केसेस में होता है। 90% केसेस में सूर्य बहुत पावरफुल होता है नीच का। इतना पावरफुल होता है कि कई बार आपको आईएएस अफसर या मिनिस्टर या बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है। सेम तरीका कई सारे ग्रहों का है।
तो सिर्फ एक आंख देख के या एक ग्रह देख के पूरे हॉरोस्कोप की स्थिति को प्लीज मत जज करिए। उसकी स्ट्रेंथ को देखिए, वो किस घर में बैठा है, उसको कौन से लोग एस्पेक्ट या कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वो क्या उसके मित्र हैं। दूसरा, आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि किस घर में कौन सा साइन लगता है। अगर वो साइन अच्छा चल रहा है और उसको हेल्प कर रहा है और उस ग्रह का मित्र है, तो देखिए वो ग्रह धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे पाएंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखने की बात है कि परस्पर दो ग्रह जब एक ही घर में बैठते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। तो कोई ग्रह जो मित्र हो मगर डिग्री वाइज बहुत करीब बैठे हों, वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट को समझना है कि क्या ये मित्रता या ये योग दुश्मनी में तो नहीं बदल रहा। बहुत से हॉरोस्कोप इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जब 9वें और 10वें के मालिक 11वें में बैठे हैं, या चौथे और 5वें के या पंचम नवम के ग्रह आपस में बैठे हैं मगर वो इतने करीब आ गए हैं कि वो आपस में शत्रु हो गए, एक दूसरे की एनर्जी को काट रहे हैं। स्ट्रेंथ प्लैनेट की कई तरीके से देखी जाती है और इसमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेंथ या हॉरोस्कोप को देखने का उपाच्य घर। उपाच्य घर से मतलब है 3, 6, 10 और 11। इन घरों में पड़े हुए ग्रह किस्मत कम लिखवा के आते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि इनके मालिक 3, 6, 10 और 11 के मालिक मतलब जो साइन इनके लॉर्ड है, या इन घरों में जो ग्रह बैठे हैं वो उपाच्य कहलाते हैं, ऊपर उठाने वाले। और खासियत यह है कि वो कर्म प्रधान है, वो किस्मत प्रधान नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरा राहु तीसरे भाव में बैठा है तो मैं बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मगर अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। अगर शुक्र जैसे सौम्य और अच्छे ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं, और ऐसा आदमी जनरली आप देखेंगे कि वो काम को ढूंढ रहा होता है, बड़े काम की तलाश में होता है कि जब तक मुझे इतना बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। ऐसे ही राहु अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा आदमी बहुत छोटे काम करके शुरू करता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। शुक्र ऐसे तीसरे घर में पड़ा हो और कमजोर पड़ा हो तो ऐसा आदमी बड़े काम की वेट ही करता रह जाता है कि मैं किसी बहुत बड़े काम के लिए बना है, जब वो आएगा मैं तब करूंगा, और आधी से ज्यादा जिंदगी इसी सोच में और इसकी वेट में निकल जाती है। ऐसे ही छठा घर है, ऐसे ही 10वां घर है और ऐसे ही 11वां घर है। 11वें घर में सिर्फ इतना फर्क है कि 11वां घर थोड़ा सा न्यूट्रल है। मैंने बुरे घर आके यहाँ ज्यादा बुरा नहीं करते और अच्छे ग्रह यहाँ आके ज्यादा अच्छा फल नहीं देते। बट जो नैसर्गिक तौर पे मेलेफिक है प्लैनेट्स, जैसे राहु, सूर्य, मंगल, शनि, केतु, ये तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में अच्छा रिजल्ट देते। तो जब भी आप लिखिए, ऐसा लिखिए कि चीजें एक ग्रह से ना समझ में आए, पूरे तरीके से उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, तो आपसे बात करना और आपकी प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाएगा। अगली बार तक के लिए प्रणाम। टेक केयर।